जमीन पर नए भारत की बात आपने देखी, सुनी और विस्तार से समझी। अब अगर भारत कुवैत के संबंधों की अहमियत की चर्चा हम करें तो दरअसल शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में से दोनों देश एक हैं। कुवैत को रिकॉर्ड भारतीय निर्यात जो है वो मिलता है। पहली बार $2 बिलियन जो है वो निर्यात किया गया है। भारत में कुवैत का बहुत बड़ा बाजार और निवेश है। $10 बिलियन से ज्यादा का निवेश भारतीय बाजार में है। दोनों देशों में द्विपक्षीय व्यापार बहुत अहम है। साल 2023 और 24 में ट्रेड 10.47 के पार था। भारत का बड़ा ऊर्जा भागीदार भी कुवैत है। छठा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता है। चौथा सबसे बड़ा एलपीजी आपूर्तिकर्ता कुवैत ही भारत का है। भारतीय कुवैत में सबसे बड़े प्रवासी समुदाय में रहते हैं। 10 लाख से ज्यादा दर्शकों ये संख्या है भारतीय प्रवासियों की कुवैत के अंदर, और ये संख्या 10 लाख को भी अब पार कर रही है। और हमने हाला मोदी कार्यक्रम की वो तस्वीर भी आपको दिखाई जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ लोग ही नजर आ रहे थे। तो चलिए दर्शकों, गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे और बात महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में विभागों की बंटवारे की करेंगे, क्योंकि इस पर सबकी नजर। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का विस्तार और अब बंटवारा हो चुका है, पोर्टफोलियो बढ़ चुका है, मंत्रियों को उनके विभाग मिल चुके हैं। सबसे पहले बात जिस बात को लेकर कहीं ना कहीं से पेंच भी फंसता हुआ दिखाई दिया कि गृह मंत्रालय किसके पास रहेगा, अब तस्वीरें साफ हो चुकी हैं। देवेंद्र फडणवीस यानी कि खुद मुख्यमंत्री के पास गृह मंत्रालय रहेगा। एकनाथ शिंदे के पास शहरी विकास पीडब्ल्यूडी विभाग, अजित पवार को वित्त और आबकारी विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यानी कि मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम जिनको मंत्रिमंडल मिल चुका है, विभाग मिल चुका है, और अब इस विभाग को लेकर ये लोग आपको काम करते हुए महाराष्ट्र के अंदर नजर आने वाले हैं। यानी कि महाराष्ट्र में जिस समन्वय की स्थिति को लेकर बड़ा प्रश्न चिन्ह था, उस प्रश्न चिन्ह पर अब पूर्ण विराम लगा है। देवेंद्र फडणवीस को गृह मंत्रालय मिला है, अजित पवार को वित्त और आबकारी। तो ये वो सवाल जो लगातार जिसका जवाब हर एक शख्स चाहता था कि किस मंत्री को कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा, कौन से विभाग की किस महकमे की जिम्मेदारी मिलेगी, तो वो तस्वीर अब साफ हो चुकी है। दर्शकों, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बहुत विस्तार और बारीकी से बताएंगे कि किसको आखिर किस विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस की, जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था और अब इन्हें गृह विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। यानी कि जिस गृह विभाग को लेकर पशुपेश की स्थितियां थी वो तस्वीर साफ है। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं, इनके पास ही ऊर्जा विभाग भी रहने वाला है, यानी ऊर्जा विभाग से जुड़े कामकाज भी देखेंगे। देवेंद्र फडणवीस के पास न्याय और कानून मंत्रालय भी रहेगा, इसकी भी जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस संभालते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें, सामान्य प्रशासन की भी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के ही मजबूत कंधों पर सौंपी गई है। सूचना और प्रसारण मंत्री देवेंद्र फडणवीस ही बनाए गए हैं। बात एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री, इनकी अगर बात करें तो ग्रामीण विकास मंत्रालय एकनाथ शिंदे को जो है वो मिला है। आवास विकास मंत्रालय भी एकनाथ शिंदे के पास है। पीडब्ल्यूडी यानी लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी एकनाथ शिंदे के पास है। अजित पवार उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे, याद करिएगा, पोर्टफोलियो आपके सामने। वित्त एवं योजना मंत्रालय, इसकी जिम्मेदारी अजित पवार डिप्टी सीएम के कंधे पर। राज्य उत्पाद शुल्क विभाग जो है वो भी अजित पवार के कंधे पर है। किसके कितने मंत्री, ये भी एक बड़ा सवाल था कि किसके खेमे से कितने मंत्री बनाए जाएंगे। बीजेपी से 19 लोगों को मंत्री बनाया गया है। शिवसेना से यानी कि शिंदे गुट से 11 लोगों को मुख्यमंत्री बनाया गया है, जबकि एनसीपी अजित पवार गुट से 9 लोगों को मंत्रालय दिया गया है। यानी कि 19 नए मंत्री। बता दें आपको, भाजपा के 9 मंत्री हैं। मंत्रिमंडल में दबदबे की बात करें तो शिवसेना के 8 मंत्री हैं और एनसीपी के 4 मंत्री हैं। 19 नए मंत्रियों की ये लिस्ट आप सबकी टीवी स्क्रीन पर है। और महाराष्ट्र में पोर्टफोलियो के बाद स्थितियां कैसी थी और महिला मंत्री कितने हैं, तो 4 महिला मंत्री हैं, जिनमें से 3 भाजपा से ताल्लुक रखती हैं। एनसीपी से एक महिला ऐसी है जिसको मंत्री बनाया गया है। एनसीपी से एक मुस्लिम शख्स को भी, विधायक को भी मंत्री पद में जगह मिली है। सबसे युवा मंत्री की अगर बात करें तो अदिति तटकरे 36 साल की हैं, एनसीपी से ताल्लुक रखती हैं। सबसे उम्रदराज मंत्री की अगर बात करें तो गणेश नाइक 74 साल के हैं और ये बीजेपी के खेमे से आते हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी को, और बहुत वरिष्ठ विधायक भी रहे हैं, बड़े नेता भी हैं गणेश नाइक। तो ये तस्वीर
महाराष्ट्र के उस पूरे मंत्रिमंडल की, पूरे पोर्टफोलियो की, जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई थी। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। दरअसल पंजाब के मोहाली में हाई राइज बिल्डिंग गिरी, इमारत गिरने से कई लोग मलबे में दबे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। शिमला के कृष्णानगर में एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग, बिल्डिंग में आग लगने से चारों तरफ हड़कंप। रायबरेली में बाइक सवार को ट्रक ने मारी टक्कर, हादसे में दंपत्ति समेत 3 की मौत, हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार। हिमाचल के डलहौजी में हिमाचल रोडवेज की बस फिसली, ड्राइवर की सूझबूझ से टला हादसा। अंबेडकर नगर में ऑनर किलिंग में पिता पुत्र को आजीवन कारावास की सजा, बेटी की हत्या कर शव को खेत में गाड़ दिया था। महोबा में युवक ने गोली मार करके खुदकुशी, पुलिस आत्महत्या के कारणों का फिलहाल अब पता लगाने में जुटी है। बागपत में बंद कमरे में मिला सरकारी कर्मचारी का शव, कमरे में गैस हीटर जल रहा था, दम घुटने से मौत की आशंका। रायबरेली में छात्रों के 2 गुटों में विवाद, जमकर लाठी डंडे चले, मारपीट के दौरान कई छात्र घायल भी हुए। बुलंदशहर में आत्महत्या करने का लाइव कर रहे व्यापारी को पुलिस ने जिंदा बचाया, व्यापारी ने भाइयों पर शोषण और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। उधर सहारनपुर में बदमाशों ने जनसेवा केंद्र पर हथियारों के पल पर की लूट, घटना के बाद इलाके में चारों तरफ हड़कंप, भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में तालाब में शव मिलने से मचा हड़कंप, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मुजफ्फरनगर में एसटीयू की टीम और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, कैफे में मिला आपत्तिजनक सामान, पुलिस ने कैफे को फिलहाल सील कर दिया है। गाजियाबाद में पुलिस ने मांस से भरा ट्रक किया जब्त, ट्रक में करीब 22 टन मांस भरा था, मांस साहिबाबाद की एक फैक्ट्री में जा रहा था। जौनपुर में लुटेरे ने सेल्समैन के 20,000 रुपए उड़ाए, सेल्समैन को चकमा देकर उसके बैग में रखे 20,000 रुपए लेकर वहां से फरार हो गए।